हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इंप्रूवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गाउट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाउट है क्या, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपका क्लासिफिकेशन और ड्रग्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उन ड्रग्स की हम लोग एक एक करके उसके एक्शंस, ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक एक्शन ओवरडोज में, और किस तरह से आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म आपका इंपॉर्टेंट है गाउट में, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में कैसे आपका आपका डिफेक्ट कॉज हो रहा है जिसकी वजह से गाउट आपका प्रमोट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गाउट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन विच राइज इन प्लाज्मा यूरेट कंसंट्रेशन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। कहने का मतलब है कि गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आपका डिसऑर्डर कॉज होता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। प्यूरिन एक कह सकते हो कि जैसे आपका हाइपोजेंथिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये आपका प्यूरिन होते हैं। तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म मतलब इनका ब्रेकडाउन होगा, और इसके ब्रेकडाउन होने के बाद जब इंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो आपका यूरिक एसिड फॉर्म होता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो आपका यूरिक एसिड होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आपका डिसऑर्डर कॉज हो गया है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि बढ़ेगा आपका क्या चीज़, मीन्स आपका राइज होगा कौन सी चीज़, प्लाज्मा यूरेट कंसंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में आपका यूरेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ये एक्चुअली में क्यों बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा हो गया है, और यूरिक एसिड जो हमारे बॉडी से जितना अमाउंट में निकलना चाहिए यूरिन के थ्रू वो नहीं निकल पा रहा है। मीन्स आपका इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड हो गया है। तो इनकी वजह से हम कहें कि जब आपका यूरिक एसिड का पहली बात तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, दूसरी चीज़ हम कहें कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से नहीं हो पा रहा है, तो ओवरऑल अगर हम फंक्शन की बात करें तो यूरिक एसिड का जो लेवल है हमारे बॉडी में वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स आपका इंक्रीज़ इन यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड प्लाज्मा कॉज होगा। अब जब आपका यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया। अब हाइपर यूरेसीमिया को हम लोग कब कहेंगे कि हाइपर यूरेसीमिया है, जब आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया जब आपका कॉज होगा, मीन्स आपका यूरिक एसिड का लेवल ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, तो उससे आपका यूरिक एसिड आपका कन्वर्ट होगा किसमें, यूरेट क्रिस्टल में। यूरेट क्रिस्टल में जब आपका ये कन्वर्ट होगा तो इसका यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में, किडनी में और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में। इस जगह पे जब आपका डिपोजिशन होगा यूरेट क्रिस्टल का, तो फिर हम कहेंगे कि आपका इन्फ्लेमेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, उस जगह पे रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी, और हम कहें कि एक्सेसिव पेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि यूरिक एसिड ही आखिर क्यों बढ़ रहा है। तो यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड की वाटर सॉल्युबिलिटी आपका लो होती है। कब, जब आपका पीएच बहुत कम होता है, और पीएच जब कम होगा तो उस यूरिक एसिड की वाटर सॉल्युबिलिटी लो होगी। अब जब वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है यूरिन के थ्रू वो नहीं होगा। मीन्स आपका इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड होगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। जब आपका यूरिक एसिड बाहर निकल ही नहीं पाएगा हमारी बॉडी के यूरिन के थ्रू, मीन्स आपका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ही नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और जब आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आपका कह सकते हो कि डिसऑर्डर कॉज होगा, तो इस डिफेक्ट कॉज होगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, तो उससे आपका हाइपर यूरेसीमिया आपका कॉज होगा। और हाइपर यूरेसीमिया मैंने बताया था कि 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर उससे हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। आगे चल के ये आपको जॉइंट में यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन करेगा और फिर बहुत ही एक्सेसिव पेन कॉज करेगा, जिसे हम लोग गाउट कहते हैं। हाइपर यूरेसीमिया की अगर बात करें तो हाइपर यूरेसीमिया 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हाइपर यूरेसीमिया और सेकेंडरी हाइपर यूरेसीमिया। प्राइमरी हाइपर यूरेसीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम। एंजाइम्स में कोई भी आपका डिफेक्ट कॉज होगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपका प्राइमरी हाइपर यूरेसीमिया कॉज होगा। और ये आपका वही चीज़ है, आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में जब कोई डिसऑर्डर होगा तो फिर आपका प्राइमरी हाइपर यूरेसीमिया कॉज करेगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में आगे। सेकेंडरी हाइपर यूरेसीमिया की बात करें तो ये थोड़ा अलग होता है। सेकेंडरी हाइपर यूरेसीमिया आपका कब कॉज होगा, जब आपका ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया मीन्स आपका ब्लड कैंसर होगा। जब आपका क्रोनिक रेनल फेल्योर होगा तब आपका आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, फिर आगे चल के ये आपका हाइपर यूरेसीमिया कॉज करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइपर यूरेसीमिया। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हम कहें कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ कर सकती है, कि मीन्स आपका इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड को और बढ़ा देती हैं। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं उसको हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे कि आपका थाइजाइड हो गया, फ्यूरोसामाइड हो गया, दोनों ही आपका डायूरेटिक्स है।
पैराजिनामाइड, एथम्ब्यूटॉल, ये दोनों आपका एंटी टीबी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, और आपका ये लिवोडोपा है जिसे हम लोग कहते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग। तो ये जो ड्रग्स हैं ये एक्चुअली में जब हम इसकी थेरेपी करते हैं इन ड्रग्स से, तो इससे आपका कहेंगे कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी से वो डिक्रीज़ हो जाता है और यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। आगे चल के ये आपका हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग गाउट में यूज़ करेंगे। उस क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं उन ड्रग्स की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हम लोग देंगे एक्यूट गाउट में। एक्यूट गाउट का मतलब है कि जब आपका गाउट जो है 3 हफ्ते से कम समय हुए हैं अभी गाउट को, तो उसको हम लोग एक्यूट गाउट कहते हैं। और क्रोनिक गाउट हम लोग उसे कहेंगे जब आपका 3 हफ्ते से जब ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि क्रोनिक गाउट उसको हम लोग कहते हैं। एक्यूट गाउट में हम लोग जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मीन्स आपका NSAIDs को हम लोग प्रेफर करते हैं, और हम लोग देते हैं कॉल्चिसिन भी हम लोग एक्यूट गाउट में देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स भी हम लोग देते हैं। क्रोनिक गाउट की अगर हम बात करें, क्रोनिक गाउट में हम लोग 2 क्लासेस की ड्रग्स होती हैं, एक आपका यूरिकोसूरिक्स और एक आपका यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। यूरिकोसूरिक एजेंट में आपके वो ड्रग्स एजेंट्स होंगी, मीन्स आपके वो ड्रग्स होंगे जो कि आपका यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं यूरिन के थ्रू। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो आपका है प्रोबेनासिड और आपका सल्फिनपायराजोन। यूरिक जो आपके एजेंट होंगे जो आपका यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक्सक्रीशन बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका सिंथेसिस को ही इनहिबिट किया जा रहा है। तो वो ड्रग्स वो एजेंट कौन से होंगे, वो आपका है एल्यूपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट। ये तो हम लोगों ने देखा कि वो ड्रग्स जो कि आपका एक्यूट और क्रोनिक गाउट में हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जो भी हम लोगों ने ड्रग्स देखी इसमें उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको जो है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और उसमें कुछ ड्रग्स के हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका प्यूरिन का डेरिवेटिव है वो आपका है हाइपोजैंथिन, और हाइपोजैंथिन आपका जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा जैंथिन में। जैंथिन फर्दर आपका जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के ही प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में, और जब आपका यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ने लगेगा, यूरिक एसिड का अमाउंट और ज़्यादा होता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेट में। यूरेट के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे जिससे आपका डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स होगा कहाँ पे, इन जॉइंट्स, किडनी एंड टिश्यूज़ में। अब यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है जॉइंट में, तो फिर मैक्रोफेजेस से साइटोकाइंस रिलीज करने लगता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि रिलीज ऑफ साइटोकाइंस बाय मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस की अगर बात करूँ तो मैक्रोफेजेस एक आपका स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि आपका फैगोसाइटोसिस और आपका बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और जब यहाँ पे आपका साइटोकाइंस रिलीज होगा तो आगे चल के हम कहेंगे कि आपका कीमोटैक्टिक फैक्टर प्रोड्यूस होगा। अब कीमोटैक्टिक फैक्टर प्रोड्यूस होगा जिसमें हम कहेंगे कि एंडोथेलियल की परमिबिलिटी बढ़ जाती है और ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन भी होने लगता है। कहाँ पे, इन्फ्लेमेटरी साइट पे, जहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। कीमोटैक्टिक फैक्टर प्रोड्यूस होगा और फिर आगे चल के हम कहेंगे कि न्यूट्रोफिल्स और ग्रैनुलोसाइट्स का माइग्रेशन होने लगेगा जॉइंट्स में, और आगे चल के ये फर्दर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। अब जहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है उस जगह पे हम कहेंगे कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन आपका बढ़ने लगता है और पीएच आपका डिक्रीज़ होगा। अब मैंने बताया था कि जब आपका पीएच डिक्रीज़ होगा तो उतनी समय यूरिक एसिड का जो है वाटर सॉल्युबिलिटी आपकी लो होती है, तो उसका एक्सक्रीशन जो है किडनी के थ्रू नहीं हो पाएगा। और इन्फ्लेमेटरी साइड पे हम कहें कि आपका लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ होगा, और लाइसोसोमल एंजाइम जब रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से वो जॉइंट्स में डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से आपका जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है वो आगे चल के किस तरह से आपने देखा कि ये आपका गाउट को जो है वो कॉज कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आपका एक यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है जो एल्यूपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट ड्रग है, ये एक्चुअली में जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। और आप यहाँ देख रहे हो कि जैंथिन ऑक्सीडेज का एंजाइम का जो यूज़ हो रहा है वो फर्दर आपका हाइपोजैंथिन से जैंथिन में कन्वर्जन में यूज़ हो रहा है और प्लस आपका जैंथिन से यूरिक एसिड के कन्वर्जन में यूज़ हो रहा है। जब यहाँ पे एल्यूपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ पाएगा, यूरिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और हाइपोजैंथिन और जैंथिन का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज़ होने लगेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यूरिक एसिड आपको पता है कि लो पीएच पे इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी लो होती है। अब वाटर सॉल्युबिलिटी लो है, लेकिन यहाँ पे हाइपोजैंथिन और जैंथिन की वाटर सॉल्युबिलिटी हाई है, प्लस हाइपोजैंथिन और जैंथिन दोनों की आपका रेनल क्लियरेंस आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का रेनल क्लियरेंस भी कम होता है, ये आपका वाटर सॉल्युबल भी कम होता है,
है, इसकी वजह से इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता यूरिन के थ्रू। हाइपोजेंथिन ज़ैंथिन दोनों का आपका रेनल क्लियरेंस ज़्यादा है और प्लस आपका इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसका ईजिली जो है यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाता है और फर्दर यूरिक एसिड आपका फॉर्म नहीं होता। आगे चल के हम कहें कि यूरेट क्रिस्टल भी नहीं फॉर्म होगा, तो इस तरह हम कहेंगे कि आपका गाउट को ये ट्रीट कर देता है। एक्यूट गाउट आर्थराइटिस में जो हमने एक ड्रग पढ़ी थी कॉल्चिसिन एक्चुअली में जो है कहते हैं जो कीमोटैक्टिक फैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा था, हमने अभी डिस्कस किया, उसको ये ब्लॉक कर रहा है, उसको ये इनहिबिट कर रहा है। तो जब आपका कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आपका प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे आगे चल के हम कहें कि आपका न्यूट्रोफाइल्स या फिर हम कहें ग्रैनुलोसाइट्स का माइग्रेशन आपका नहीं होगा जॉइंट्स में, और आपका इन्फ्लेमेशन भी इनहिबिट होगा। और जब आपका इन्फ्लेमेशन इनहिबिट होगा तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये गाउट को ट्रीट करेगा और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ एंटी गाउट ड्रग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स देखी थी उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूट गाउट आर्थराइटिस में जो ड्रग्स हैं। पहली ड्रग्स है आपका कॉल्चिसिन की अगर हम बात करें तो कॉल्चिसिन इज अ एल्कलॉइड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉल्चिकम ऑटोमनेल। कॉल्चिसिन एक आपका एल्कलॉइड है जो कि आपका ऑब्टेन होता है कहाँ से, कॉल्चिकम ऑटोमनेल से। कॉल्चिसिन की बात करें तो कॉल्चिसिन एक्चुअली में इनहिबिट करता है, क्या क्या इनहिबिट करता है, यहाँ पे आपका ये इनहिबिट करेगा कीमोटैक्टिक फैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको मैंने अभी पीछे बताया। क्योंकि आपका कीमोटैक्टिक फैक्टर आपका इनहिबिट हो रहा है तो इसकी वजह से हम कहें कि आपका ग्रैनुलोसाइट्स का माइग्रेशन आपका इनहिबिट होगा एट अ इन्फ्लेमेटरी साइट। हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स करें क्योंकि आपका ग्रैनुलोसाइट्स में जो सबसे मेजर एग्जाम्पल है वो आपका है न्यूट्रोफिल्स, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन आपका इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे इनहिबिट होगा। और जब आपका ये इनहिबिट होगा तो इसकी वजह से हम कहें कि आपका इन्फ्लेमेशन भी आपका डिक्रीज होगा। कॉल्चिसिन की बात करें तो कॉल्चिसिन एक्चुअली में नॉट प्रोड्यूस एनाल्जेसिक एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड यूरिकोसूरिक एक्शन। कॉल्चिसिन एक्चुअली में जो है नहीं प्रोड्यूस करता है ये 3 एक्शन, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और यूरिकोसूरिक एक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है। यूरिकोसूरिक एक्शन का मतलब है कि जब आपका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन आपका यूरिन के थ्रू आपका होने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूरिकोसूरिक एक्शन। कॉल्चिसिन के साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कॉल्चिसिन एक्चुअली में एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे साइड इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। अगर हम कॉल्चिसिन को बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज में देते हैं, मीन्स आपका अगर कॉल्चिसिन का डोज ज़्यादा हो जाता है, जो टॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा कॉल्चिसिन वो होंगे जैसे कि आपका किडनी को ये डैमेज कर सकता है, सीएनएस को डिप्रेस कर सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर सकता है, एलोपेशिया कॉज कर सकता है। एलोपेशिया का मतलब होता है कि हेयर का लॉस होना, और एप्लास्टिक एनीमिया कॉज कर सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगी, ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे बोन मैरो आपका डैमेज होगा इस वजह से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने आपके टॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कॉल्चिसिन है इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सेकंड लाइन ड्रग इन अ एक्यूट गाउट में। एक्यूट गाउट में हम लोग कॉल्चिसिन को सेकंड लाइन ड्रग यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा आपका NSAIDs, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड हम लोग बात करें जो हम लोग क्लास की ड्रग्स यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट में, तो वो आपका है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें एक्चुअली ड्रग्स आती हैं नेप्रोक्सेन, पायरोक्सिकैम, टैक्लोफेनेक, एस्लोफेनेक, एंडोमेथासिन और आपका इटोरिकॉक्सिब। तो ये सारी ड्रग्स आती हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने NSAIDs को अगर आपको डिटेल में जानना है तो NSAIDs के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक पूरा कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये जो ड्रग्स हैं एक्चुअली में नेप्रोक्सेन, पायरोक्सिकैम, टैक्लोफेनेक, एस्लोफेनेक, एंडोमेथासिन और इटोरिकॉक्सिब है, ये एक्चुअली में बेटर टॉलरेटेड है कॉल्चिसिन से, और इसकी जो ये रिस्पांस प्रोड्यूस करता है ये आपको स्लोअर रिस्पांस प्रोड्यूस करता है कॉल्चिसिन से। लेकिन अगर हम बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट हैं वो एक्चुअली में प्रेफर करते हैं NSAIDs को ओवर द कॉल्चिसिन इन एक्यूट गाउट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि NSAIDs में आपका जो सैलिसिलेट्स के क्लास से बिलोंग करती है वो आपका है एस्प्रिन ड्रग। एस्प्रिन जो है हम लोग नहीं देते हैं इन अ केस ऑफ गाउट में हम लोग एस्प्रिन बिल्कुल भी नहीं देंगे। एस्प्रिन जो है वो आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है गाउट में। तीसरे क्लास की ड्रग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट में तो वो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसमें आपके 3 ड्रग्स आती हैं, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन और आपका ट्राइएमसिनोलोन एस्टोनाइड।
तो ये तीनों ड्रग्स एक्चुअली में हम लोग पेरेंटल रूट से देते हैं, मीन्स आपका सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्चुअली में कुछ टॉक्सिसिटी कॉज करता है अगर हम लोग अगर इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक दें और इसका अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका रेनल फेल्योर कॉज हो सकता है, और हम कहें कि आपका जीआईटी ब्लीडिंग भी ये कर सकता है। तो इसकी वजह से हम कहें कि कोई पेशेंट है अगर उसको रेनल फेल्योर है, या फिर हम कहें कोई पेशेंट है जिसको अगर पेप्टिक अल्सर है, तो उस केस में हम लोग बिल्कुल भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो ड्रग जिसको हम लोग क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं। क्रोनिक गाउट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 क्लास की ड्रग थी, एक आपका यूरिकोसूरिक एजेंट, एक आपका यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका यूरिकोसूरिक एजेंट, जिसमें आपकी 2 ड्रग्स आती है, प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन। यूरिकोसूरिक का मतलब होता है कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देना यूरिन से, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम लोग ये एजेंट आपका देते हैं जो कि आपका प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन है, जो कि बिलोंग करता है यूरिकोसूरिक एजेंट से, जब हम लोग इसको देंगे तो उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का जो ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन है पीसीटी में, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब पीसीटी क्या है? पीसीटी आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आपका नेफ्रॉन का पार्ट है, और नेफ्रॉन आपका मिलियंस में पाई जाती है किडनी में। तो जब आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज़ हो रहा है यूरिक एसिड का, कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब जब वो डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हम कहें कि एक्सक्रीशन आपका यूरिक एसिड का बढ़ जाएगा यूरिन के थ्रू, और जब आपका यूरिन के थ्रू आपका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का अमाउंट हमारे बॉडी से कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिक्रीज इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड इन पीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। जब आपका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपका डिक्रीज इन यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड प्लाज्मा में यूरिक एसिड का लेवल आपका डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि जो यूरिकोसूरिक एजेंट है इसको हम लोग बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे एक्यूट गाउट में देना। एक्यूट गाउट मतलब जो आपका विद इन 3 वीक्स जो आपका गाउट रहेगा, मीन्स आपका अगर 3 वीक से ज़्यादा हो जाएगा तो क्रोनिक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 वीक से कम हुआ है अभी गाउट को, तो उस केस में हम लोग बिल्कुल भी क्या है यूरिकोसूरिक एजेंट नहीं देंगे, उसमें हम लोग NSAIDs ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर हम लोग यूरिकोसूरिक जो एजेंट है, मीन्स आपको प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन, इसके अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो आपका जीआई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, मीन्स आपका नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, और आपका डिस्पेप्सिया प्रोड्यूस हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि इनडाइजेशन होना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन आपका यूरिकोसूरिक एजेंट का। तो इसमें आपका पहले ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग प्रोबेनासिड को हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ देते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आपको 2 ड्रग एग्जांपल दिए हुए हैं, पेनिसिलिन और आपका सिफेलोस्पोरिन। जब हम लोग प्रोबेनासिड को पेनिसिलिन के साथ दें, या फिर अगर हम लोग प्रोबेनासिड को सिफेलोस्पोरिन के साथ देते हैं, तो फिर क्या होगा उसको एक बार देखते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें, मीन्स आपके ये दोनों ड्रग्स की बात हो रही है, तो ये एक्चुअली में इसका एक्सक्रीशन होता है वो आपका किडनी के थ्रू, मीन्स आपका किडनी से उसका एक्सक्रीशन होगा, मीन्स आपका यूरिन के थ्रू जो है ये जो ड्रग है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब हम लोग प्रोबेनासिड के साथ इसको हम लोग देते हैं, और जब प्रोबेनासिड के साथ इसको हम लोग देंगे तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम कहें कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उसका आपका लेवल बढ़ने लग जाएगा प्लाज्मा में, इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिससे हम क्या कहें कि आपका मोर इफेक्ट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूस, ज़्यादा इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो प्लाज्मा लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो है उसका एक्सक्रीशन जो है वो इनहिबिट कर दिया है कौन? प्रोबेनासिड ने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट आपका प्रोड्यूस करेगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम लोग ड्रग देखते हैं जो इंट्रैक्शन है वो आपका प्रोबेनासिड और रिफेम्पिसिन के साथ देखते हैं। रिफेम्पिसिन का जो एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी से वो आपका फीसेस के थ्रू होता है, मीन्स आपका बाइलरी एक्सक्रीशन आपका हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें तो प्रोबेनासिड जो है इसी जो है बाइलरी एक्सक्रीशन जो आपका रिफेम्पिसिन का है उसको इनहिबिट कर रहा है। तो वैसे लिखा हुआ है कि प्रोबेनासिड इनहिबिट द बाइलरी एक्सक्रीशन ऑफ रिफेम्पिसिन, जिससे क्या होगा कि जब रिफेम्पिसिन हमारे बॉडी से निकल ही नहीं पाएगा, उसको इनहिबिट कर दिया है, तो इसकी वजह से रिफेम्पिसिन का लेवल बढ़ जाएगा हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से रिफेम्पिसिन अपना एक्शन जो है और ज़्यादा शो करने लग जाएगा, और ज़्यादा एक्शन शो करेगा इसलिए हमें उसको कम डोज में देना पड़ेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो जब हम लोग प्रोबेनासिड को एस्पिरिन के साथ अगर हम लोग देते हैं कॉम्बिनेशन में, तो प्रोबेनासिड जो कि आपका यूरिकोसूरिक एक्शन दे रहा है, मीन्स आपका यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन करा रहा है,
लेकिन अगर हम लोग एस्प्रिन के साथ देते हैं तो एस्प्रिन जो है, जो प्रोबेनासिड आपको यूरिकोसूरिक एक्शन दे रहा है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। मीन्स आपका अगर हम लोग एस्प्रिन को प्रोबेनासिड के साथ देते हैं तो जो प्रोबेनासिड है वो आपका यूरिकोसूरिक एक्शन नहीं देगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एस्प्रिन ब्लॉक द यूरिकोसूरिक एक्शन ऑफ द प्रोबेनासिड। नेक्स्ट हम लोग क्लास देखते हैं जो कि है आपका यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसको हम लोग क्रोनिक गाउट में देते हैं। इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, एलोपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एलोपिरिनॉल के बारे में। एलोपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट दोनों को अगर मैं बताऊं तो दोनों ही एक्चुअली में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने की वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो एक्चुअली में डिक्रीज़ हो जाएगा और आपका ज़ैंथीन और हाइपोज़ैंथीन का लेवल बढ़ जाएगा और इसका जो है रेनल क्लियरेंस और आपका वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका एक्सक्रीशन आपका यूरिन के थ्रू बढ़ जाता है। जब इन दोनों कंपाउंड का एक्सक्रीशन आपका बढ़ जाएगा तो आपका इसका जो है यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन बढ़ गया तो इसकी वजह से यूरिक एसिड का कह सकते हो फॉर्म नहीं होगा, और जब यूरिक एसिड नहीं फॉर्म होगा तो इसकी वजह से हाइपर यूरेसेमिया नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये गाउट को ट्रीट कर देगा, क्योंकि गाउट आपका कॉज हो रहा था हाइपर यूरेसेमिया से। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपका एलोपिरिनॉल है, एलोपिरिनॉल का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है आपका एलोजेंथिन। एलोजेंथिन आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को आपका नॉन कॉम्पिटिटिवली आपका इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में जो कि आपका एलोपिरिनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये कॉज करता है, जैसे कि आपका स्किन रैशेज होना, इचिंग कॉज करना, हेडेक, फीवर, और आपका जीआई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि आपका डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। एक चीज़ मैं बता दूं कि एलोपिरिनॉल एक्चुअली में हेपेटोटॉक्सिसिटी भी ये कॉज करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ आपके ड्रग इंट्रैक्शन एलोपिरिनॉल के। जब हम लोग एलोपिरिनॉल को आपको 6 MP मीन्स आपका 6 मर्केप्टोप्यूरिन के साथ देते हैं तो फिर क्या होता है, एलोपिरिनॉल एक्चुअली में इनहिबिट कर देता है किसके, 6 MP के डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देता है एलोपिरिनॉल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है आपका 6 MP जिसे हम लोग कहते हैं 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ये आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका थायोयूरिक एसिड में आपका कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे एलोपिरिनॉल एक्चुअली में इसी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका थायोयूरिक एसिड का जो लेवल है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा और 6 मर्केप्टोप्यूरिन का जो लेवल है वो आपका बढ़ने लगेगा। जब आपका इसका लेवल बढ़ने लगेगा तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका 6 MP का जो इफेक्ट है, जो आपका इफेक्ट और जो एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा 6 MP, वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें जो कि है आपका एलोपिरिनॉल और प्रोबेनासिड के साथ। तो ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका जो प्रोबेनासिड है वो एक्चुअली में T1/2 को जो है शॉर्ट कर देता है एलोजेंथिन के T1/2 को शॉर्ट कर रहा है। मीन्स आपका कह सकते हो कि एलोपिरिनॉल के T1/2 को ये शॉर्ट कर रहा है। अब एलोपिरिनॉल आपको पता है कि एलोजेंथिन एक्चुअली में एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोपिरिनॉल का, और जब इसके T1/2 को ये शॉर्ट कर रहा है मीन्स आपका जो इसका एक्शन जितनी देर तक ये प्रोड्यूस करना चाहिए वो आपका नहीं प्रोड्यूस करेगा, कम एक्शन प्रोड्यूस करेगा, बहुत थोड़े समय के लिए प्रोड्यूस करेगा। एलोपिरिनॉल एक्चुअली में जो है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है T1/2 को, किसके, प्रोबेनासिड के। तो ये आप देख रहे हो एक दूसरे पे आपका ये इफेक्ट शो कर रहे हैं अगर हम लोग एलोपिरिनॉल और प्रोबेनासिड को एक साथ देते हैं तो। नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, जब हम लोग एलोपिरिनॉल को वॉरफेरिन के साथ देते हैं या फिर अगर हम लोग एलोपिरिनॉल को अगर हम लोग थियोफाइलिन के साथ देते हैं तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो एलोपिरिनॉल है एक्चुअली में डिक्रीज़ करेगा मेटाबॉलिज्म के, किसके, वॉरफेरिन और थियोफाइलिन दोनों के मेटाबॉलिज्म को जो है एलोपिरिनॉल डिक्रीज़ करेगा। अब जब इसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से हम कहेंगे आपका पोटेंशिएट इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा वॉरफेरिन और थियोफाइलिन के। कहने का मतलब है कि जब भी अगर कोई ड्रग होगी, अगर उसका मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा और जब उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसका जो एक्शन है वो आपका डिक्रीज़ होगा। और जब आपका कोई भी ड्रग है अगर उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से उसका एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलोपिरिनॉल एक्चुअली में डिक्रीज़ कर रहा है वॉरफेरिन और थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को। जब इसके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉरफेरिन और थियोफाइलिन के एक्शन को ये बढ़ा देगा। मीन्स आपका पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ वॉरफेरिन एंड थियोफाइलिन। नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो जब हम लोग एलोपिरिनॉल को एम्पिसिलिन के साथ देते हैं तो उससे आपका स्किन रैशेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ स्किन रैशेस। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रिकॉशन देख लेते हैं एलोपिरिनॉल के। एलोपिरिनॉल के प्रिकॉशन का मतलब है कि कुछ आपके केसेस में एलोपिरिनॉल आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो जैसे कि आपका जो भी पेशेंट है जिसको आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है तो उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि आपका एलोपिरिनॉल एक्चुअली में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये कॉज कर रहा था, जैसे कि आपका स्किन रैशेज, इचिंग, हेडेक, फीवर, तो इस तरह के एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस वजह से हम उस पेशेंट में बिल्कुल नहीं देंगे जिसको आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये आपका प्रेगनेंसी में भी आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।
लैक्टेशन के समय आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब आपका कोई भी अगर वोमेन है जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने इन्फेंट को, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के समय हम लोग बिल्कुल भी एलोपिरिनॉल को हम लोग नहीं देते हैं। एल्डर पेशेंट में हम लोग नहीं देंगे और आपका चिल्ड्रन में भी नहीं देंगे। और जो भी पेशेंट जिसको अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम लोग एलोपिरिनॉल को नहीं देंगे, क्योंकि आपने बताया था कि आपका जो एलोपिरिनॉल है वो आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर रहा था। एलोपिरिनॉल के अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्स्ट चॉइस ड्रग इन अ क्रोनिक गाउट, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया क्या होता है इसको मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। Allopurinol is also used to increase the effect of 6-mercaptopurine and azathioprine in cancer therapy and immunosuppressant therapy। एलोपिरिनॉल का यूज़ हम लोग जो है 6-mercaptopurine और अजेथियोप्रिन के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्रग इंटरेक्शन में पीछे देखा भी था कि कैसे आपका जो है एलोपिरिनॉल के साथ देने से जो है 6-mercaptopurine का अमाउंट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी बढ़ रहा था। और सेम चीज़ आपका अजेथियोप्रिन के भी साथ ही यही चीज़ होगी। नेक्स्ट ड्रग की अगर हम बात करें तो वो है आपका फेबोक्सोस्टेट। फेबोक्सोस्टेट जो है वो आपका ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे आपका यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिक्रीज होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि फेबोक्सोस्टेट इनहिबिट द ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड प्लाज्मा। फेबोक्सोस्टेट की अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये एक्चुअली में जो मेन एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो है आपका लीवर को डैमेज करता है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी ये कॉज करता है, लेकिन ये रेयरली कॉज करता है, और डायरिया और नौसिया भी ये कॉज करता है। अगर हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें फेबोक्सोस्टेट का, तो हम लोग फेबोक्सोस्टेट को कभी भी जो है 6-mercaptopurine, अजेथियोप्रिन और थियोफाइलिन के साथ बिल्कुल भी हम लोग कभी नहीं देंगे। वैसे लिखा हुआ है कि 6-mercaptopurine, अजेथियोप्रिन और थियोफाइलिन नॉट प्रेस्क्राइब विद फेबोक्सोस्टेट। जब हम लोग एलोपिरिनॉल डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एलोपिरिनॉल आपका 6-mercaptopurine के साथ दे रहे थे, एजेथियोप्रिन के साथ दे रहे थे और थियोफाइलिन के साथ भी दे रहे थे, क्योंकि एलोपिरिनॉल एक्चुअली में इसके इफेक्ट को जो है बढ़ा दे रहा था। तो इस वजह हम लोग वहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब फेबोक्सोस्टेट की बात होगी तो यहाँ पे हम लोग 6-mercaptopurine, अजेथियोप्रिन और थियोफाइलिन के साथ बिल्कुल भी हम लोग कॉम्बिनेशन में नहीं देंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया गाउट के बारे में, और हमने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है इस वीडियो से रिलेटेड, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अब इस वीडियो के बाद उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है ज़रूर बता देना, बिल्कुल कमेंट करके मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच पाए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।